नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में सुनिए राग विराग का अंतिम अध्याय। राग विराग के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उपन्यास राग विराग, लेखिका मालती जोशी, अंतिम अध्याय। उस दिन भी अपने को किसी तरह ठेल ठाल कर मैं वहां तक ले गई थी। उड़के हुए दरवाजे में धीरे से मुंह डालकर भीतर का जायजा लेना चाहा तो जो दृश्य देखा उससे स्तब्ध ही रह गई। एक हारमोनियम पर औंधी पड़कर जिया बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं एकदम घबरा गई। कहीं ये उमेश महाशय फिर से तो नहीं आ गए? जिया, जिया क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? अपना अश्रु सिक्त चेहरा ऊपर उठाकर उन्होंने मुझे देखा और भीगे स्वर में बोली, गाभे बारे तो चले गए लल्ली, अब तो रोए वाले ही बचे हैं। फिर वे बिलख उठी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया जा सका। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। घर से भागे हुए लड़के को चाचा ताऊ बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाए थे। गाने बजाने से उसका ध्यान हटाने के लिए तुरंत फुरत उसकी शादी भी कर दी गई। पर नई नवेली किशोरी दुल्हन को पहली ही भेंट में उस अक्खड़ गवैये ने धमकी दे दी, मेरे साथ रहना हो तो शौक से निर्वाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने बाप के घर खुशी से जा सकती हो, मैं कभी लिवाने नहीं आऊंगा। क्या करती बेचारी, हारकर समझौता करना ही पड़ा। पति के इस शौक को सिंदूर की तरह मांग में धारण करना ही पड़ा। माँ बाप सास ससुर सब नाराज कि अगर पति को रास्ते पे नहीं ला सकी तो फिर यह रूपगुण किस काम का। पर गौरा मैया की तरह वह सब की बुरी बन गई, पर अपने भोले बाबा का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ ले गए गई, जिस हाल में रखा रही। अपनी कहानी शेष करते हुए बोली, हम कैसा हो रहे आए बिना, पर हमारी मरड़ैया कभू सुनी ना रही, पर अब तो सुना कर कच करके चले गए। जिया फिर सिसकने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देखती रह गई। यह अनपढ़ महिला, जिसे अक्सर मैं बेसुरी कहा करती थी, अंतरतम तक स्वर गंगा में नहाई हुई है। वह यह संगीत पार्श्व संगीत की तरह उनकी गृहस्थी में बैठ गया है। उसकी लय पर ये अमानुषी कौशल ने से घंटों का काम मिनटों में निपटाती रही है। पति क्या गए, इसका तो जीवन संगीत ही थम गया। जिया, तुमने गाना क्यों नहीं सीखा? और खाना कौन बनाता? अगर गाना सीखी होती तो आज तुम्हारा ये सूनापन तो भर जाता। जो सीखा ही है वे कौन सा कमाल कर रहे हो? 2 महीना हो गए, कऊ से धूल तक ना झटकारी नहीं है। मैंने फिर उन्हें बोलने ना दिया। फटाफट सारे लिहाफ उतार डाले और उन्हें पिछवाड़े लेकर नल पर चली गई तो जिया पीछे से साबुन लेकर आ पहुंची। दोनों ने मिलकर महल की परतें बहा दी और उन्हें आंगन में रस्सी पर डाल दिया। फिर मैं झाड़ू लेकर भीतर आई। दरी फर्श सबको झपट कर फिर से बिछाया, उन पर धुली चादरें बिछाई। फिर बेतरतीब से पड़े साजों को करीने से रखा। काली और पीली नक्काशी वाला मेरा तानपुरा छूते ही मुझसे लिपट गया। उसे गोद में लिटाकर मैंने साड़ी का छोर उंगली में लपेटकर उसकी गर्द पहुंच डाली। यहाँ वहां जरा भी हाथ छू जाता तो उसके तार बेसुरी आवाज में शिकायत कर बैठते। अपने प्रिय साज का वह बेसुरापन मुझसे सहा नहीं गया। तारों को ठीक से कसकर 2-4 बार उंगली फेरी तो कमरा एक गूंज से भर उठा। मेरा मन आह्लाद में नहा गया। उसके बाद तो अपने पर वश ही न रहा। क्षितिज पर संदूरी सांझ उतर रही थी। मैंने पुरिया में आलाप भरना प्रारंभ किया। अपनी आवाज पर जैसे स्वयं ही मुग्ध हो गई। कितनी देर तक गाती रही पता ही नहीं चला। अंतस में जमा हुआ बहुत कुछ जैसे पिघलता हुआ नजर आया। गाना समाप्त कर तानपुरा रखते ही घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे। जिया को टेरने भीतर गई तो पीतल के डिब्बों की चमचमाती कतार से आंखें चौंधिया गई। जिया की जगरमगर गृहस्थी के ये डिब्बे एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। इस समय जिया उन्हें पहुंचकर करीने से लगा रही थी। उनमें रखा सामान थालियों में उल्टा हुआ था। कई चीजों में तो जाले पड़ गए थे। देख तो लली, सब नाश हो गयो है। जिया, तुम्हारा लंगूर नहीं है आज? मुझे आज जरा घर तक छोड़ देता, बहुत देर हो गई है। आपने बुलाया और हम चले आए, वह आंधी की तरह प्रविष्ट होता हुआ बोला। देखिए, नाम लेते ही हाजिर हो गया हूँ। नाम लेते ही जो हाजिर हो जाता है उसे क्या कहते हैं जानते हो? हाँ जानता हूँ, मैं भी किस। और वह एकाएक ठिठक कर चुप हो गया। दीदी, घर आज कितना भरा भरा लग रहा है। आज जरा झाड़ पहुँचकर चमका दिया है ना, इसी से। नहीं, वह बात नहीं है, सच बात कहूँ, मुझे यह सुरों की महक आ रही है।
अरे वाह कविराज, तबला बजाते बजाते शायरी कब से शुरू कर दी? मजाक नहीं कर रहा दीदी, सच सच। रोज यह घर जैसे काट खाने को दौड़ता था, आज लग रहा है जैसे गुरुजी। धत, अभी मैं थोड़ा सा गा रही थी बस। अच्छा। उसने आश्चर्य में भरकर मुझे देखा। तब तो आज आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों से हाथ साफ करने का मौका नहीं मिला है, चलिए। मैं मना करती रह गई और वह जिद पर अड़ गया। मेरे पास तानपुरा रखकर तबले की जोड़ी और हथौड़ी उठा लाया। उसका वह बाल सुलभ उत्साह देखकर मना भी करते नहीं बना। उसके मन में भी मेरी तरह एक बर्फ की सील जो जम गई होगी। अभी अभी गा चुकी थी, दोबारा गाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, पर उसका मन रखने के लिए यूं ही विहाग की एक चीज गुनगुना दी। पर वह तो पूरे मूड में था। उसने पहले आलाप से ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा अन्यमनस्क थी, एक आध बार गोता भी खा गई, पर फिर एकदम संभल कर बैठना पड़ा। श्री की नीयत साफ नहीं थी, वह शरारत पर उतर आया था। मैंने भी फिर पैतरा बदला। वह चीज समाप्त करके कहा, लो अब एक टप्पा सुनो, और उसे संभलने का मौका दिए बगैर ही शुरू हो गई। टप्पा गायन वैसे मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सका। हमेशा लगता कि स्वरों की कलाबाजी हो रही है, पर पंडित जी के सामने यह सब कहने का साहस नहीं था, अतः सीखना ही पड़ा। यह मुश्किल बंदिश सिधाते हुए पंडित जी ने खास तौर पर कहा था, अगर तबलची ज़्यादा चौचपड़ करने लगे तो यह उसके मुंह पर दे मारना, भागता नजर आएगा। और ठीक वही हुआ। 5 मिनट तक तो वह सम के लिए ही हाथ पैर मारता रहा। चीज का मुकड़ा ही उसकी कलाई के पकड़ाई में नहीं आ रहा था। फिर जरा उसमें गति आई तो मैंने टप्पा समाप्त कर चंद्रकौस में एक तराना प्रारंभ कर दिया, और वो भी एकदम सुपर फास्ट स्पीड से। बेचारा पसीने पसीने हो गया। कोई 40 मिनट बाद मैंने तानपुरा नीचे रखा तो पसीना पहुंचते हुए बोला, वाह दीदी वाह, आज तो मजा आ गया। बच्चू, हमें छकाने चले थे, जानते नहीं कि जिस गुरु का गंडा बांधे हो उन्हीं से हम भी सीखे हैं, और तुमसे बहुत पहले से सीख रहे हैं। कानों पर हाथ रखकर वह मेरे पैरों पर लौट गया। ये क्या कह रही हो दीदी, मैं आपकी परीक्षा लूंगा? राम राम। फिर शैतानी क्यों कर रहे थे? वह तो बस जरा जायका बदल रहा था। मतलब एक गजलों की महफिल में बजाने चला गया था। आप तो जानती हैं आजकल गजल का चलन है, जहाँ तहाँ गजल गायकों की बाढ़ आई हुई है। ठीक से कल की देवी जी, वाह क्या चीज़ थी। ना तकल्लुफ ठीक था, ना आवाज़, और सुर ऐसा पक्का कि हारमोनियम वाला रो रोक दिया, और हाजमा इतना दुरुस्त कि हर अंतरे के बाद एक मात्रा डकार जाती। लोगों ने हुट नहीं किया? कोई हुट कैसे करता? उन्हीं के घर बैठकर उन्हीं के चाय समोसों पर तो हाथ साफ कर रहे थे वे, और वहाँ सुरताल की समझ थी ही किसे? और ऐसी बेसुरी महफिल में तुम क्यों चले गए थे? मैंने किंचित रोष से पूछा। ये पापी पेट है ना दीदी, हर कहीं ले जाता है। ये पेट बीच में कहाँ से टपक पड़ा? एग्जैक्टली पेट नहीं दीदी, क्योंकि उसमें दाना पानी तो बहन डाल ही देती है, पर और भी तो खर्चे हैं मसलन, और उन खर्चों के लिए तो मिर्सियों की तरह कहीं भी पहुंच जाओगे। मुझे एकदम ताव आ गया। अरे अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है ही नहीं, पर उस महात्मा का अपमान क्यों करते हो जिसने तुम्हें अपनी कठोर साधना से अर्जित विद्या दी है? तुम्हारे ये कर्तव्य देखकर उनकी आत्मा थोड़ा सुख पा रही होगी। दूसरे खर्चे हैं तो क्या हमसे कहते शर्म आती है? आगे से खबरदार जो ऐसी वैसी जगह गए, कान पकड़कर वहीं से खींच ले आऊंगी, समझे? मेरी बमबारी से श्री पहले तो चकित और फिर रुआंसा हुआ है। गर्जन तर्जन सुनकर जिया भी हाथ का काम छोड़कर उठाई थी। उन्हें तो आश्चर्य हो रहा था कि मैं भी खुद हैरान थी। किस अधिकार से मैं इतना सब कह गई? कौन कहलवा गया? और श्री, उसने भी तो सिर झुकाकर सब कुछ सुन लिया, पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? उसके भले बुरे की जिम्मेदारी अचानक मैंने अपने ऊपर क्यों ओढ़ ली? ये किसका आदेश था? ये सवेरे सवेरे संध्या को अपने घर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे क्यों, शादी का कार्ड देने आई है क्या? नहीं दीदी, उसने मेरे पैर छूकर कहा। आज शाम युववाणी में गा रही हूँ, रेडियो पर पहला प्रोग्राम है ना, इसलिए किसी का आशीर्वाद लेने का मन हो आया। जिया के पास जाने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, आपके पास दौड़ी चली आई। फिर दोपहर में तो आप काम पर चली जाएंगी। मैं किसी को आशीर्वाद देने लायक कब से हो गई, पर अनायास मिला यह बड़प्पन बड़ा अच्छा लगा। मैंने समय अच्छे से नोट कर लिया। बैंक में पहुंचते ही माथुर से कह दिया कि शाम को लौटते समय तुम्हारे यहाँ रुकूंगी, मुझे एक जरूरी प्रसारण सुनना है। घर पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। हम लोग समय पर पहुंच ही पाए थे। जैसे ही माथुर ने रेडियो ऑन किया, बचकानी आवाज में उद्घोषणा सुनाई दी, उभरते हुए कलाकार। पर नहीं, वह तो जैसे संध्या हिंडोले में गा रही थी। चीज भी चुनी न बीती शाम। चीज का मुकड़ा ही 3-3 आवर्तनों से शुरू होता, और फिर इससे तो ढंग जैसे एक सा भी नहीं लग रहा था।
वह तो नर्वस हो ही रही थी, पर हाथ पांव मेरे फूल रहे थे। ठीक से गा लड़की, पहला ही कार्यक्रम चौपट हो गया तो कोई दोबारा बुलाएगा भी? बाहर भद उड़ेगी सो अलग। मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरकर उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। कार्यक्रम समाप्त होने तक इतना थक गई जैसे अभी मैं खुद 1-2 घंटा गाकर उठी हूँ। अच्छा गाया ना? माथुर की पत्नी ने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। दरअसल चाय तो बड़ी देर से बन गई थी, माथुर बोला, पर आप इतनी तन्मय हो गई थी कि डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं हुआ। उन दोनों को धन्यवाद देकर मैं सीधे संध्या के घर पहुंची। उसे कसकर डांट लगाने की इच्छा हो रही थी, पर वह दरवाजे पर ही मिल गई। अभी अभी लौटी थी। मुझे देखते ही उत्सुक होकर पूछा, कैसा लगा दीदी? उसका वह आकुल स्वर सुनकर सारा रोष पिघल गया। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा, इतना नर्वस क्यों हो रही थी? क्या पहली बार गा रही थी? रेडियो पर तो पहली बार ही था ना दीदी, इतना डर लग रहा था। शुरू के 2-3 मिनट तो आवाज़ कांप ही रही थी, फिर एकदम हिम्मत आ गई। लगा जैसे कोई हाथ पकड़कर मुझे अंतरे तक ले जा रहा है। बाद में मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस महफिल की याद आ गई जब मैंने बीमारी के बाद पहली बार गाया था। उस दिन भी तानपुरा उठाते हुए मैं और मेरी आवाज़ इसी तरह काँप रही थी। उस समय पंडित जी को इतना कोसा था मैंने, पर उसके बाद सब ठीक हो गया। उस दिन भी क्या पंडित जी ने ही आकर मेरा साहस बढ़ाया था, सहारा देकर मुझे गंतव्य तक पहुंचाया था? क्या मेरी खातिर वे भी यंत्रणा के, प्रार्थना के उस दौर से गुजरे थे? मेरे आंसुओं का संध्या ने कुछ और ही अर्थ निकाला। बोली, महीनों से रियाज नहीं है दीदी, घर पर कर लेती हूँ, बस उतना ही, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। संध्या की बात से विचारों को एक नई दिशा मिली। दूसरे ही दिन मैं श्रीखंडे सर से मिली। सर, क्या शाम को 2 घंटे का समय दे सकेंगे? रोज ही ना सही, हफ्ते में 1-2 बार। किस लिए? हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपसे थोड़ा दिशा निर्देश मिल जाता। वे एकदम कानों पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात कर रही हो कल्याणी? उस आसन पर बैठने की पात्रता मुझ में नहीं। गुरु की हैसियत से ना सही, बड़े भाई की हैसियत से ही तो आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। साल भर ठहर जाओ, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही है। तब हम गुरुजी के नाम पर एक स्कूल खोल लेंगे। उनके इतने सारे शिष्य बिखरे पड़े हैं, फंड्स मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो लोग अब तक सीखते रहे उनका क्या होगा? साल भर में तो वे रियाज करना भी भूल जाएंगे। उन लोगों के लिए तुम तो हो ही। अपनी योग्यता को इतना कम क्यों आंकती हो? साल भर तक इस काम को खींच ले जाने का में साहस तो तुम में जरूर है। मैंने इस बात का उत्तर नहीं दिया। उनका आभार मानकर उठने लगी तो बोले, 1 मिनट रुको कल्याणी, एक जरूरी बात कहनी है। मैं वापस बैठ गई। ये श्रीरंग है ना, बड़ा टैलेंटेड लड़का है। जी हाँ, वह तो है, लेकिन उसका टैलेंट सिर्फ पूजा पाठ में खर्च हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। पूजा पाठ? पूजा पाठ से मतलब आजकल रघुनाथ जी की पूजा आरती वही कर रहा है। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। उस दिन जिया से मिलने चला गया था, तब देखा था, एकदम गुरु जी की तरह रेशमी धोती पहनकर आरती करता है। मैंने टोका तो बोला, ब्राह्मण का लड़का हूँ, पूजा पाठ तो मेरा धर्म है। लेकिन सर, हर काम की तो एक उम्र होती है। ठीक यही तो मैंने भी कहा था, बल्कि मैं तो उसे खैरागढ़ अपने एक मित्र के पास भेजना चाहता हूँ। इस हीरे को वही चमका सकता है। पर उसने साफ मना कर दिया। बोला, एक तो मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता, दूसरे में जिया को अकेले नहीं छोड़ सकता। कुछ देर तक मैं सुन होकर बैठी रही। फिर उठते हुए मैंने कहा, सर, आप अपने खैरागढ़ वाले मित्र से अवश्य बात कीजिए। श्री अवश्य जाएगा, उसका खर्च मैं दे दूंगी। तुम? सर आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रहे थे। जिया ने सुना तो बच्चों की तरह मचल गई। हम कह देते हैं, श्री कहू ना जाए, ओके आश्रय तो हम बने, नहीं तो हम अपना घर ना चले जाते। अरे, जिया का अपना घर कहीं होता या है तो इन्हीं 2 कमरों में है, यह मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर भी मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, जिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मना कर दोगी तो श्री नहीं जाएगा। पर क्या तुम चाहती हो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाए और जिंदगी भर वह मंदिर में घंटी बजाता रहे? तो भेज दो, हम काहे पूछन लगी। पर आए लड़का पे हम आओ तो जोर है ना। अपन जाए हो तो अकेली छोड़ के चले जातो। वे तमक कर बोली, तो मुझे भी ताव आ गया। अपना जाया होता तो तुम रोकती भी नहीं, उल्टे खुश होती, उसकी तरक्की का रास्ता खुल गया है। वे एकदम आंखों में पल्ला लगाकर सुबकने लगी। हमारी खुशी तो लली उन्हीं के साथ चली गए हो ना, वे इकल्ली कर जाते, ना हम तुम और न के निहौरे करते। किसने कहा जिया कि तुम अकेली हो? उसका भी इंतजाम कर दिया है। शाम को नया किराएदार आ रहा है, बगल वाली कोठरी खाली करके रख देना, किराए की शर्त भी तय कर लेना। अरे हम ना लही किराया उराया,
उल्टे उनका रोटी पानी बना दही। बस आदमी परख कर रखी और लुच्चे लफंगे को हम ना झपन दे। तुम अपनी आंखों से देखकर परख लेना बस। बैंक से लौटकर मैंने अपना सामान अटैची में ठूसा और भैया भाभी के चरण छूकर कहा, आशीर्वाद दीजिए, अपने घर जा रही हूँ। वे दोनों अचकचा गए। ये एकदम क्या सूझा तुम्हें? कभी ना कभी तो जाना ही था। बुलावा आया है क्या? उसके इंतजार में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। कम से कम माँ को तो आ जाने दिया होता। इसलिए तो अभी जा रही हूँ भैया। माँ होती तो शायद मोह इतनी आसानी से छूटता नहीं। भैया एकदम कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब जा रही हो तो रोकूंगा नहीं, पर अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे उन राक्षसों पर भरोसा नहीं। अरे वे लोग मुझे खा थोड़े ही जाएंगे, और अगर अपमान होना ही है तो मेरा होने दीजिए। आपको मैं बीच में घसीटना नहीं चाहती। चीर परिचित रास्तों से गुजरता वह रिक्शा मंजिल की ओर बढ़ रहा था और मैं शांत भाव से बैठी हुई थी। मन में जरा भी उलझन या सुगबुगाहट नहीं थी। रिक्शा रुकते ही मैं सहज भाव से उतर पड़ी। सूटकेस वहीं पड़ा रहने दिया। घंटी बजाने के कोई 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने अर्चना खड़ी थी। मुझे देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। श्वेता के पापा हैं? मैंने पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करीब करीब मुझे ठेलकर वह बाहर निकल गई। उस सजे धजे ड्राइंग रूम में कुछ समय तक मैं अकेली ही रह गई। कौन है अर्चू? कहते हुए मनोज भीतर से बरामद हुए और मुझे देखकर ऐसे चौंके जैसे भूत देख लिया हो। उनके हाथों की प्याली तो गिरते गिरते बची। मुझसे आंख चुराने के लिए वे बाहर देखने लगी और उनकी नज़र सामने खड़े ऑटो रिक्शा पर अटक गई। ये रिक्शा मेरे साथ आई है, मेरा सामान है उसमें। तुम कहोगे तो अंदर ले आऊंगी, वरना उल्टे पैरों लौट जाऊंगी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वे पत्थर कैसे होकर रह गए। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। वे एकदम चौंके और एक सांस में कप खाली कर गए। अब वे फिर से विस्फारित नेत्रों से कुछ देख रहे थे। और लोग कहाँ हैं? अम्मा श्वेता को लेकर पार्क में गई हैं। समझदार हैं, भरसक प्राइवेसी दे देती हैं, है ना? वे फिर जड़ हो गए। सुनो, इतना मनुष्य चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। उनके चेहरे का कसाव एकदम ढीला पड़ गया। मेरी कुछ चीज़ें यहाँ छूट गई हैं, ला दोगे तो मेहरबानी होगी। वैसे भी वे तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कौन सी? मैंने लिस्ट पकड़ा दी और सोफे पर निढाल होकर लेट गई। मन तो हुआ कि उनके पीछे पीछे चली जाऊं और अपने सपनों के संसार को आखिरी बार नज़र भर कर देख लूं, पर हिम्मत ना पड़ी। इस मोहपाश को छुड़ाने में इतने दिन लग गए। फिर एक बार देख लूंगी तो पता नहीं कितनी रातों की नींद गायब हो जाएगी। बड़ी देर बाद मनोज सामान लेकर लौटे। और सामान क्या था? एक तानपुरा, कुछ गाने की कॉपियाँ और कुछ इनाम के कप और मेडल्स। उन्हें समेटते हुए मैंने कहा, एक और चीज़ यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। कौन सी? श्वेता, उसका ध्यान रखना। अब से माँ बाप दोनों की भूमिका तुम्हें ही निभानी है। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तभी तो कह रही हूँ। मनोज जिन बच्चों की माँ नहीं होती, पिता की परिकल्पना में वे आदर्श पुरुष के रूप में करते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे श्वेता के मन में बसी तुम्हारी प्रतिमा खंडित हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वे गुर्राए। यही कि तुम अर्चना से ब्याह कर लो। उनका चेहरा फीका हो गया। सच कह रही हूँ मनोज, तुम उसे विधिवत पत्नी बनाकर घर ले आओ। मेरी और से कोई रुकावट नहीं होगी। और एक बात, जब भी लगे कि श्वेता तुम्हारी नई गृहस्थी में बाधा बन रही है, उसे निसंकोच मेरे पास छोड़ जाना। उसकी माँ हूँ मैं, उसकी अवहेलना नहीं करूँगी। तब तक बस यही करना कि मेरे लिए जो जहर उसके मन में बोया है वह उसे और पनपने मत देना। उसके बाद मैंने किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। अपना ताम झाम समेट कर बाहर चली आई। मेरा रिक्शा और भैया का स्कूटर साथ ही साथ बागीची में पहुंचे। भैया आप? मेरा मन नहीं माना कनू, तुम्हारे पीछे पीछे चला गया था और तुम्हारे साथ ही यहाँ वापस हो लिया था। तब तो आप सब देख सुनकर आ रहे हैं। भैया ने सिर झुका दिया। मैं आपकी ममता को समझती हूँ भैया, पर इस समय मुझ पर एक उपकार कीजिए। मुझे घर चलने के लिए मत कहिए। मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। जिन लोगों को सचमुच मेरी ज़रूरत है, मुझे कुछ दिन उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए जीने दीजिए। और फिर दंदनाती हुई जिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। नया किराएदार आ गया है जिया, कमरा खाली हुआ कि नहीं? जिया कुछ देर मुझे और मेरे सामान को देखती रही, फिर अपने दोनों हाथ पसार कर बोली, ना, इतने तुम्हारे लाने और टोर नहीं है। तुम अपने घर जाओ बिन्नो, और अपने घर में कोई घुसने ना दे तो धैर्य पर जाकर बैठ जाइयो, पाँव पर लौट जाइयो, माफ़ी मांग लियो, कबू तो पसीजेंगे। और तब तक क्या सड़क पर खड़ी रहूं या भाई के घर की रोटियां तोड़ती रहूं? जिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारे घर में जगह ना हो तो मना कर दो जिया,
पर अब अन किए अपराधों के लिए बार बार माफ़ी मांगने के लिए मत कहो। और सच तो यह है जिया कि सामने हिमालय किसी ऊंचाई हो तो झुकने में भी आनंद आता है, पर बौनों के सामने घुटने टेकना तो अपने को और छोटा बनाना है। जिया पता नहीं मेरी बात समझी कि नहीं, पर दरवाजे में पड़ा हुआ मेरा तानपुरा उठाकर उसने एहतियात के साथ दीवार पर टिका दिया।